एक गुड लाइफ क्या होती है, एक अच्छा जीवन क्या होता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो पहले एक अच्छी लाइफ क्या होती है ये पता करो, ये आप जानिए, और उसके बाद फिर आप एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपको अच्छी लाइफ पता ही नहीं होगी कि अच्छी लाइफ क्या होती है, तो मुझे लगता है कि आप उसको अपने तरीके से देखेंगे, अपने तरीके से एनालिसिस करेंगे और अपनी तरीके से जिएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कि अच्छी लाइफ क्या होती है। अब मैं अच्छी लाइफ की बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एक मीनिंगफुल प्रिपरेशन क्या होता है, जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हम एक मीनिंगफुल प्रिपरेशन नहीं कर सकते। पहले हमारे लिए जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? जानना ये जरूरी है कि अगर हमें फाइनल लिस्ट में आना है और सिविल सर्विसेज में अपनी जगह बनाना है तो हमें एक पर्सनैलिटी टेस्ट देना होगा, व्यक्तित्व का परीक्षण आपका होगा। हम आप बोलेंगे सर ये पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कहां से आ गई? क्योंकि पहले तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस होगा, फिर हमें इंटरव्यू में जाना है। तो सर आप पर्सनैलिटी टेस्ट की बात कैसे कर रहे हैं? पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती है। पर्सनैलिटी के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने से पहले अगर हमें यह पता हो, मैं उसी बात पर फिर से आता हूं कि एक गुड लाइफ क्या होती है, तो हमें यह समझना है कि जब हम इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में जाने के लिए जो आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा, तो वो पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए वो तो पता हो, क्योंकि पर्सनैलिटी तो एक दिन में बनती नहीं है। हम उसी पे बात करें। पर्सनैलिटी क्या होती है, किसे कहते हैं पर्सनैलिटी? ये पर्सनैलिटी सिविल सर्वेंट्स के लिए सुटेबल होनी चाहिए, वो पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। क्या पॉइंट्स आने चाहिए इसमें? पर्सनैलिटी में क्या होना चाहिए? पर्सनैलिटी में नॉलेज के साथ विजडम की जरूरत है। जब तक आपको ज्ञान है लेकिन बुद्धि नहीं है तो फिर क्या क्या अर्थ रह जाता है? कोई मीनिंग नहीं। तो इंटरव्यू में पर्सनैलिटी में आपका विजडम होना बहुत जरूरी है। बात को रखना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन, मतलब अपनी बात को अगर आप रख रहे हैं और क्लियर तरीके से रख रहे हैं और एक लॉजिकल एक्सपोजिशन हो रहा है, तार्किक ढंग से आप प्रस्तुति कर रहे हैं, आर्गुमेंट करते हुए नहीं, एक मेथड से, एक प्रोसेस से, और आप किसी कंक्लूजन या नतीजे पर पहुंच रहे हैं जिसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये आपकी बात रखने का तरीका है। और साथ ही साथ आप जिस बात को रख रहे हैं या जिस स्टैंड को आप ले रहे हैं उसमें बैलेंस ऑफ जजमेंट दिखना चाहिए। एक सिविल सर्विसेज में जाने के लिए जो पर्सनैलिटीज के फ्रंट पे आपको आगे आके खड़ा होना है, वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें एक लंबा समय लगता है। तो क्यों ना वो चीजें हम अभी से डेवलप करें जो हमें जाके इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। क्योंकि पर्सनैलिटी आप उस दिन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा। तो इसलिए उस पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें जरूरत है उनको अभी से अगर आप समझेंगे तब आपकी पर्सनैलिटी जो है वो उसी टाइप में इवॉल्व होती चली जाएगी, प्रोसेस में बनती चली जाएगी, जिसका आउटकम आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए और उन पर अभी से काम करना स्टार्ट करें। पर्सनैलिटी कब बनती है? बहुत सारे फैक्टर्स काम करता है। पर्सनैलिटीज में आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
और जब आपका नॉलेज हो जाएगा, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, तो नॉलेज को कन्वर्ट करना है विजडम में, और जब विजडम में कन्वर्ट हो जाएगा तो सारी चीजें मिला के आपकी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो एक लंबा प्रोसेस है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने पर्सनैलिटी की बात कर ली, हम पर्सनैलिटी के लिए आज से तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी कैसे बने, उस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए हमको कैसे इनविटेशन मिलेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो आपको इनविटेशन आएगा, ये जो निमंत्रण आएगा यूपीएससी का, वो आपको तभी आएगा जब आप मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, और अपीयर होने के साथ साथ जो मेंस का रिजल्ट आएगा उसमें भी आपका रोल नंबर होना चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। मेंस में क्या करना है, कैसे करना है, मेंस में सिलेबस दिया है, पाठ्यक्रम दिया है। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और सिलेबस की जो नॉलेज आपको है कि कौन कौन से टॉपिक्स कहां कहां पर कौन कौन से पेपर में दिए हुए हैं, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेवेंट इश्यूज, उन सारे जो टॉपिक्स हैं उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सोर्सेस क्या होने चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी एक सोर्स के पीछे या एक सोर्स का नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता हूं। जो भी सोर्स हो ऑथेंटिक होना चाहिए, और कह सकते हैं सफिशिएंट के डायमेंशंस में उसको कवर होना चाहिए। ज्यादा सोर्सेस नहीं होने चाहिए, लेकिन जो सोर्सेस होने चाहिए वो ऑथेंटिक होने चाहिए, ताकि सिलेबस जो है उस सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग आपको हो, और ऑल रिलेवेंट इश्यूज, ये लास्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो रिलेवेंट इश्यूज का होना चाहिए। सारी चीज यही छुपी हुई है, आप समझ लीजिए इस बात को। सिलेबस में सब कुछ दिया है, लेकिन लास्ट में जुड़ा है रिलेवेंट इश्यूज, जो रिलेवेंट है किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, हमने अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, हमने टॉपिक डिसाइड कर लिए। कौन से टॉपिक डिसाइड करना है, वो टॉपिक डिसाइड करना है जो रिलेवेंट इश्यूज है। मैं फिर से बात कर रहा हूं, रिलेवेंट इश्यूज है। तो जो रिलेवेंट इश्यूज है वो पार्ट बी हो गया, उसका जो स्टैटिक पार्ट है वो पार्ट ए हो गया। तो पार्ट ए और पार्ट बी मिलके वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे। उसका एनालाइज करना आपको आना चाहिए, एबिलिटी टू एनालाइज, उसके विश्लेषण करने की क्षमता आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, WTO का मीटिंग हुआ है, WTO की बेसिक जानकारी, WTO क्या होता है, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, जो भी है। अभी जो 12th मीटिंग हुआ है WTO का, उसमें क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए गए, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, उससे क्या आउटपुट निकल के आया, ये समझ के उसको एनालाइज करने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। टेक अ व्यू, उस पर अपना व्यू लेना है, हम क्या उस पर बता सकते हैं, हम उस पर क्या कह सकते हैं। इसी तरीके से आपको पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन एक कंसाइज फॉर्मेट में, बुक्स ओरिएंटेड नहीं, टॉपिक ओरिएंटेड होना चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए। मुझे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया, मल्टीपल टाइम अंडरस्टैंडिंग कर लिया। रिलेवेंट इश्यूज का मतलब जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है। जब तक आप उसको डायनेमिक बना के नहीं रखेंगे, लाइव बना के नहीं रखेंगे, सबको चीजें जिंदा ही अच्छी लगते हैं, मरी हुई चीज किसी को पसंद नहीं। क्या कहना चाहता हूं कि जो सिलेबस है
उसको आपको लाइव बना के रखना है, डायनेमिक बना के रखना है। जब आप उसको डायनेमिक बना के रखेंगे, लाइव बना के रखेंगे, उस लाइव टॉपिक को, लाइव सिलेबस को, हर टॉपिक को आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास सभी टॉपिक के मेन पॉइंट्स आपके सामने हो। और जब आपके पास मेन पॉइंट सामने है तो उससे संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, हमें क्या लिखना है। कम समय में सारे विषय के जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसमें अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, कितने डायमेंशंस में प्रेजेंट करना है, कैसे उसको लाइव बनाना है, आंसर को लाइव बनाना है, तैयारी में भी और एग्जाम में। अगर आप ये सीख गए तो निश्चित रूप से जो है आपको इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आएगा। पर्सनैलिटी की बात तो मैंने करी थी, पर्सनैलिटी आपकी अगर सुटेबल होगी तो इंटरव्यू मार्क्स मिलेंगे। आंसर प्रेजेंटेशन करना आपको आएगा तो मेंस से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बट आपको मेंस के लिए कोई क्यों बुलाएगा, आपको रिजेक्ट क्यों करेगा? मेंस एग्जामिनेशन जो मुख्य परीक्षा है, उस मुख्य परीक्षा में ही सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, GS1, GS2, GS3, इन तीनों का जो सिलेबस है जो कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में दिया है, अगर इनके जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो मेंस में बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस लाइव बना के रखना है, और वही टॉपिक जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इनका अगर आप एक लिस्ट तैयार कर लें और उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको लाइव अपडेट करके रखें और आंसर राइटिंग करना जानें, और साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन की इसी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन छिपी हुई है, इसी के अंदर है। सिर्फ इतना काम करना है कि जब आपका ये प्रिपरेशन हो जाए तो प्रीलिम्स से ठीक पहले आपको सभी सब्जेक्ट के ढेर सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, और जब आप एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करेंगे तो कभी भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाएंगे। मेंस में ही प्रीलिम्स की तैयारी छिपी हुई है, समझना सिर्फ आपको। प्रीलिम्स से ठीक पहले आपको एमसीक्यूज जो आपने GS 1, 2, 3 का तैयारी किया है उसी को आपको टेस्ट करना है, और आंसर राइटिंग कब करना है? जब आपका प्रीलिम्स हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स से ठीक पहले भी हमें आंसर राइटिंग करना है तो करना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट और सटीक तरीके से बताया कि आप सिलेबस में से प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक डिसाइड कर लें जो दोनों जगह आते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें, सभी टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद उनके बेसिक समझें, सोर्सेस बहुत सारे जो आपको ऑथेंटिक लगे, कोई एक सोर्स के पीछे आप मत जाएं। कोई एक सोर्स ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं साहब यही कर लेंगे तो हो जाएगा, कि आप खुद से विजडम से डिसाइड करें। उसके टॉपिक को अपडेट बना के रखें डेली बेसिस पे, एमसीक्यूज को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करें ताकि प्रीलिम्स की तैयारी आपको अलग से न करनी पड़े। वो सारी चीज़ें अभी से डेवलप करें जो इंटरव्यू के लिए आपको ज़रूरत है। तो मुझे लगता है ये एक इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम है, इंटीग्रेटेड वे में इस एग्ज़ाम को समझें और एक रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करें, एक साइंटिफिक मोड में प्रिपरेशन करें, तभी जाके आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपनी जगह बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।